आप सभी का स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे टेलीकॉम कक्षा 10वीं के पार्ट 11 को। इससे पहले वाले वीडियो में हम पार्ट 10 तक के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 10वीं और 12वीं के आंसर क्वेश्चन की वीडियो बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं। वह वीडियो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी आपके क्लास से संबंधित जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। चलिए इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 11। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 24 तक कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 25 से आगे तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। ये आपके कक्षा 10वीं के टेलीकॉम विषय का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में पूरा आपका अध्याय 6 कवर हो जाएगा। इसके बाद के वीडियो में हम आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर के टॉपिक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 25, निवेश क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। चलिए देखते हैं इसके उत्तर। निवेश का अर्थ है कि आज पैसा भविष्य में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से खर्च किया जाता है। मुख्य प्रकार के निवेश विकल्प इस प्रकार है। निवेश का अर्थ है कि आज अपना पैसा जो है, आपके पास जो जमा पूंजी है, उसको भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए किसी चीज़ में निवेश करते हैं। जैसे बॉन्ड हो गया, सोने में हो गया, ज़मीन में निवेश करना हो गया, जिससे हमको आगे चलकर उस निवेश से जितना पैसा लगाए हैं उससे कुछ ज़्यादा प्राप्त हो सके, उसी को बोलते हैं निवेश। मुख्य प्रकार के निवेश विकल्प इस प्रकार है। ये होगी उसकी परिभाषा। मुख्य प्रकार के निवेश विकल्प इस प्रकार है। पहला बॉन्ड ऐसे साधन है जिनका उपयोग सार्वजनिक और निजी कंपनियों द्वारा बड़ी रकम जुटाने के लिए किया जाता है, जो कि बैंक से उधार लेने के लिए बहुत बड़ा एक साधन है। ये बॉन्ड तब सार्वजनिक बाजार में जारी किए जाते हैं और उधारदाताओं द्वारा खरीदे जाते हैं। जैसे बॉन्ड को हम खरीद कर उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक या इक्विटी ऐसे शेयर होते हैं जो कंपनी द्वारा ऐसे शेयर होते हैं जो कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं और आम जनता द्वारा खरीदे जाते हैं। जैसे शेयर मार्केट हो गया, आप उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे जैसे उस शेयर के पैसे प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे, शेयर के रेट, वैसे वैसे आपको लगाए हुए आपके शेयर के अनुसार वैसे आपको उसमें प्रॉफिट होते जाता है। लघु बचत योजनाएं कम मात्रा में पैसा बचाने के साधन है। कुछ लोकप्रिय योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना लघु बचत योजनाएं कहलाते हैं। म्यूचुअल फंड पेशेवर रूप से प्रबंधित वित्तीय साधन है जो निवेशकों को और से विभिन्न प्रतिभूतियों में पैसा लगाते हैं। देखे होंगे टीवी में जब जरिए आप एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो देखते होंगे म्यूचुअल फंड वाले विज्ञापन दिखाते हैं, लोग इसमें भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सावधि जमा, पैसे पर ब्याज के बदले में एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए एक वित्तीय संस्थान के पास अलग रखी जाती है, ये कहलाते हैं सावधि जमा। ठीक है, ये हो गए आपके निवेश के प्रकार। इन सभी टॉपिकों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 26, बीमा क्या है, बीमा को समझाइए। बीमा शब्द से आप परिचित है। बीमा किसी क्षतिपूर्ति होने से बचने के लिए जीवन बीमा या मुख्य जीवन बीमा उत्पाद या सामान्य बीमा कराया जाता है। बीमा दो प्रकार का होता है, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। जीवन बीमा उत्पाद के अंतर्गत आता है मुख्य जीवन बीमा उत्पाद, जैसे सावधि बीमा। यह बीमा का सबसे सरल और सस्ता रूप है। यह 15 से 20 वर्ष के लिए
एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी मृत्यु के मामले में आपके परिवार को बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। आपके जीवित रहने की स्थिति में बीमाकर्ता कुछ भी भुगतान नहीं करता है। जैसे ही जिसका बीमा हुआ है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो नॉमिनी होता है उसको आपके बीमा की राशि उसको भुगतान किया जाता है। मतलब क्षतिपूर्ति, बीमा कराए रहते हैं तो क्षतिपूर्ति वो बीमा कंपनियां उपलब्ध कराती है। दूसरा है बंदोबस्ती पॉलिसी। ठीक है, बीमा दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए, बीमा दो प्रकार के होते हैं, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। जीवन बीमा के अंदर मृत्यु से संबंधित चीज़ें को बीमा कराया जाता है और सामान्य बीमा के अंतर्गत मोटर गाड़ियाँ, इसको आगे हम देखेंगे। दूसरा है बंदोबस्ती पॉलिसी। यह बीमा और निवेश का दोहरा लाभ प्रदान करती है। प्रीमियम का एक हिस्सा सम एश्योर्ड के लिए आवंटित किया जाता है, जबकि शेष प्रीमियम इक्विटी और डेट निवेश किया जाता है। यह निर्दिष्ट अवधि के बाद या पॉलिसी धारक की मृत्यु पर जो भी हो पहले हो एकमुश्त राशि भुगतान करता है। बंदोबस्ती पॉलिसी। दूसरा है सामान्य बीमा। सामान्य बीमा सामान्य बीमा जानवरों, कृषि फसलों, माल कारों आदि जैसे सभी बीमा कवरेज से संबंधित है। सामान्य बीमा उत्पाद है जैसे मोटर बीमा, इसे चौपहिया बीमा और दोपहिया बीमा में विभाजित किया जा सकता है। दूसरा है सामान्य बीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा के मुख्य प्रकार व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, परिवार फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा, व्यापक स्वास्थ्य बीमा और गंभीर बीमारियां स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आती है। अगला है यात्रा बीमा। इसे व्यक्तिगत यात्रा नीति, परिवार यात्रा नीति, छात्र यात्रा बीमा और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा में वर्गीकृत किया जा सकता है। गृह बीमा, यह घर और उसकी सामग्री को जोखिम से बचाता है। बीमा के अंतर्गत ये सभी आता है। प्रश्न नंबर 27, कर क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। चलिए देखते हैं इसके उत्तर। कर मतलब टैक्सेस, जो हम उत्पाद उपयोग करते हैं या जो सेवाएं गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है उन पर टैक्स लगाए जाते हैं। वो टैक्स दो प्रकार के होते हैं जिसको कर बोलते हैं। कर दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रत्यक्ष कर, दूसरा अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, पहला प्रत्यक्ष कर या सीधा कर। प्रत्यक्ष कर किसी संस्था या व्यक्ति पर सीधे लगाए जाते हैं और हस्तांतरणीय होते हैं। प्रत्यक्ष करों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पहला आयकर। यह कर एक वित्तीय वर्ष में आपकी कमाई पर लगाया जाता है। यह व्यक्तियों और कंपनियों दोनों पर लागू होता है। दूसरा पूंजीगत लाभ कर। यह कर तब देय होता है जब आप एक बड़ी राशि प्राप्त करते हैं। यह आमतौर पर दो प्रकार का होता है, 36 महीने से कम समय के लिए निवेश से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 36 महीने से अधिक समय के लिए निवेश से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगला है प्रतिभूति लेन देन कर। यह कर एक शेयर की कीमत में जोड़ा जाता है। हर बार जब आप शेयर खरीदते या बेचते हैं तो यह लगाया जाता है। अगला अनुलाभ कर। यह कर उन अनुलाभों पर लगाया जाता है जो किसी कंपनी द्वारा अर्जित किए गए हैं या किसी कर्मचारी द्वारा उपयोग किए गए हैं। कारपोरेट टैक्स का भुगतान कंपनियों द्वारा उनके द्वारा अर्जित राजस्व से किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं
अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं या सेवाओं पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष करों के कुछ उदाहरण हैं। अप्रत्यक्ष कर मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो कर लगाया जाता है, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। इससे पहला है बिक्री कर, किसी उत्पाद की बिक्री पर बिक्री कर लगाया जाता है। सेवा कर, भारत में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सेवा कर जोड़ा जाता है। मूल्यवर्धित कर, मूल्यवर्धित कर राज्य सरकार के विवेक पर लगाया जाता है। राज्य में बेचे जाने वाले सामानों पर कर लगाया जाता है। कर की राशि राज्य द्वारा तय की जाती है। याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इसमें से कौन प्रत्यक्ष कर है, कौन अप्रत्यक्ष कर। तो ये सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 28, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है? उत्तर, ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट या ऑनलाइन बैंकिंग खाता धारकों को किसी भी स्थान पर लैपटॉप या मोबाइल से अपने खाते तक पहुंचने की अनुमति देता है। ऐसे में निर्देश जारी किए जा सकते हैं। किसी खाते तक पहुंचने के लिए खाता धारकों को बेस अपने विशिष्ट ग्राहक आईडी नंबर और पासवर्ड का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अर्थात ऑनलाइन बैंकिंग हम ऑनलाइन लेन देन अपने मोबाइल या लैपटॉप से जो करते हैं उसको बोलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। खरीदारी करना या लेन देन करना ऑनलाइन बैंकिंग कहलाता है। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग किया जा सकता है इसके लिए। इसके अंतर्गत आते हैं खाते की शेष राशि का पता लगाएं। ठीक। दूसरा, एक खाते से दूसरे खाते में राशि अंतरित करने के लिए, हस्तांतरित करने के लिए, चेक जारी करने की व्यवस्था करने के लिए, भुगतान करने का निर्देश दे, चेक बुक के लिए अनुरोध करे, खातों के विवरण के लिए अनुरोध करे, सावधि जमा करे, जिसको आरडी बोलते हैं। ये हो गया ऑनलाइन बैंकिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस को संक्षिप्त में समझाइए। यह तीनों के पूरे नाम, इसके कार्य आप अच्छे से याद रखिए। यह आपको ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में या 4 नंबर में आपको आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसके उत्तर। एनईएफटी, एनईएफटी का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यह मनी ट्रांसफ़र सिस्टम आपको अपने संबंधित बैंक खातों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी अन्य खाते में या तो उसी बैंक में या किसी अन्य बैंक में संबंधित धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। एनईएफटी का उपयोग व्यक्तियों, फर्मों और कॉरपोरेट संगठनों द्वारा खातों के बीच फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जा सकता है। एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफ़र करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हस्तांतरण बैंक, एक गंतव्य बैंक जहाँ से हस्तांतरित किया जा रहा है, और दूसरा जहाँ पे पैसा पहुँच रहा है। इससे पहले कि आप एनईएफटी के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र कर सके, आपको उस लाभार्थी को रजिस्टर करना होगा जो फंड प्राप्त करेगा। एक पंजीकरण को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी। निम्न जानकारी की आवश्यकता होगी। पहला, प्राप्तकर्ता का नाम। दूसरा, प्राप्तकर्ता का खाता संख्या। तीसरा, प्राप्तकर्ता के बैंक का नाम। चौथा, प्राप्तकर्ता के बैंक का आईएफएससी कोड। यह हो गया एनईएफटी के अंतर्गत आपको इतनी जानकारियाँ होनी चाहिए। अगला है आरटीजीएस। आरटीजीएस, इसका डिटेल है। आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका पूरा नाम रखिए, याद रखिएगा। आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह एक रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो
आपको वास्तविक समय में या सकल आधार पर एक बैंक से दूसरे बैंक में धन हस्तांतरित करने में सक्षम बनाता है। हस्तांतरित राशि तुरंत एक बैंक के खाते से काट ली जाती है और तुरंत दूसरे बैंक के खाते में जमा कर दी जाती है। आरटीजीएस पेमेंट गेटवे का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। बैंकों के बीच लेन देन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं। आरटीजीएस का इस्तेमाल व्यक्ति, कंपनियां और फर्म बड़ी रकम ट्रांसफ़र करने के लिए कर सकते हैं। आरटीजीएस के माध्यम से धन भेजने से पहले आपको अपने ऑनलाइन बैंकिंग के खाते के माध्यम से लाभार्थी और उसके बैंक खाते का विवरण जोड़ना होगा। इस पंजीकरण को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी। हितग्राही का नाम, लाभार्थी का खाता संख्या, लाभार्थी का बैंक पता, बैंक का आईएफएससी कोड। आपको आरटीजीएस के अंतर्गत इतनी जानकारियाँ होनी चाहिए। अगला टॉपिक है आईएमपीएस। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मनी पेमेंट सर्विस, हिंदी में तत्काल भुगतान सेवा। याद रखिए पूरा नाम इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यह एक रियल टाइम इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जिसका इस्तेमाल पूरे भारत में बैंकों के बीच तुरंत पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। आईएमपीएस उपयोगकर्ताओं को मोबाइल बैंकिंग और एसएमएस दोनों के माध्यम से मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके तत्काल इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण भुगतान करने में सक्षम बनाता है। इसका उपयोग एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है। आईएमपीएस 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध है। इस प्रणाली में एक सुरक्षित हस्तांतरण की सुविधा है और यह तुरंत उन आदेशों को पुष्टि करता है जिन्हें पूरा किया गया है। आईएमपीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यह करना होगा। पहला, अपने बैंक में आईएमपीएस के लिए पंजीकरण करें। दूसरा, बैंक से मोबाइल मनी आइडेंटिफायर एमएमआईडी प्राप्त करें। तीसरा, बैंक से एक एमपिन प्राप्त करें। एक बार आपके पास ये दोनों हो जाए, आप किसी लाभार्थी को एक विशेष राशि हस्तांतरित करने के लिए एसएमएस के माध्यम से लॉगिन या अनुरोध कर सकते हैं। लाभार्थी को हस्तांतरित धन प्राप्त करने के लिए उसे यह करना होगा, उसके मोबाइल नंबर को उसके संबंधित खाते से लिंक करें, बैंक में एमआईडी प्राप्त करें। आईएमपीएस के माध्यम से धन हस्तांतरण करने के लिए आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी। पहला, लाभार्थी का मोबाइल नंबर। दूसरा, लाभार्थी का एमआईडी। तीसरा, अंतरण राशि, जितना राशि आपको निकालना है या भेजना है। आपका एमपिन। इन सभी को एंटर करके आप आईएमपीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 30, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के बीच क्या अंतर है, समझाइए। तीनों का उत्तर हम अभी देखें। तीनों के बेसिस में, उस उत्तर के बेसिस में हम इस तीनों में अंतर निम्न प्रकार से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। सामने स्क्रीन पे आपको एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस में अंतर दिख रहा है। इस अंतर को आप अच्छे से अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसके आधार पर भी आप इन तीनों को कुछ पॉइंट बना सकते हैं। देखिए, डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। क्राइटेरिया, इन पॉइंटों के बेसिस पे, इन बिंदुओं के बेसिस में हम तीनों में अंतर कर सकते हैं। पहला, सेटलमेंट। एनईएफटी क्या करता है, डन इन बैचेस, मतलब एक निश्चित अमाउंट
एनईएफटी के माध्यम से भेजा जा सकता है। आरटीजीएस के माध्यम मतलब ये कुछ क्षण बाद होता है, कुछ समय लेता है। आरटीजीएस आप तुरंत कर सकते हैं। आईएमपीएस रियल टाइम में आप तुरंत मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फुल फॉर्म, तीनों का फुल फॉर्म। एनईएफटी का पूरा नाम होता है फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएमपीएस का पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तीसरा, टाइम ऑन मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग होता है एनईएफटी का मंडे टू फ्राइडे आप 8 बजे से लेकर सवेरे 8 बजे से लेकर शाम के 6:30 तक आप एनईएफटी कर सकते हैं बैंक के माध्यम से या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से। तीसरा, आरटीजीएस आप सवेरे 9 बजे से शाम के 4:30 तक आप आरटीजीएस कर सकते हैं। और आईएमपीएस पूरे 24 घंटा सातों दिन आप आईएमपीएस कर सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक मनी पेमेंट सर्विस है। यह आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से किसी भी टाइम किसी से भी पैसा लेन देन कर सकते हैं। तीसरा, टाइमिंग ऑन सैटरडे। सैटरडे के लिए टाइमिंग ये है। एनईएफटी के लिए, आरटीजीएस के लिए टाइमिंग ये है और आईएमपीएस के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। किसी भी टाइम आप आईएमपीएस के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफ़र लिमिट, इसके लिए मिनिमम अमाउंट 1 रुपये है एनईएफटी के लिए। आरटीजीएस के लिए मिनिमम अमाउंट मतलब इससे कम आप नहीं कर सकते, ठीक। और इसमें भी मिनिमम अमाउंट 2 लाख है आरटीजीएस में, और आईएमपीएस में मिनिमम अमाउंट 1 लाख है, 1 रुपये है। इससे ज़्यादा आप कितनों भी आईएमपीएस के माध्यम से कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफ़र लिमिट, एनईएफटी के माध्यम से आप मिनिमम 1 रुपये और मैक्सिमम 10 लाख तक के पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनईएफटी से। आरटीजीएस के माध्यम से मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 10 लाख पर डे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईएमपीएस के माध्यम से आप मिनिमम 1 रुपये और मैक्सिमम 2 लाख तक की पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चार्जेस दिए गए हैं जो विभिन्न बैंकों द्वारा लगाया जाता है, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये चेंजेबल है, मतलब ये परिवर्तनशील है, बैंक अपने अपने अनुसार इसको बदलते रहता है। तो इतना इम्पोर्टेंट यह नहीं है, इस वाले पॉइंट को आप बस अपनी जानकारी के लिए याद रखिए। प्रश्न नंबर 31, साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार की तैयारी के चरणों का वर्णन करें। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए कॉपी पे। साक्षात्कार एक औपचारिक बातचीत है जिससे साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार देने वाले का अनुभव, शैक्षणिक योग्यता और उसके कौशल की परीक्षण करता है साक्षात्कार के माध्यम से, ठीक है। अगला, साक्षात्कार के अंतर्गत निम्न चरण शामिल होते हैं। ठीक है, एक साक्षात्कार के लिए अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए अनुसरण करने के चरण इस प्रकार है। पहला, उस संगठन पर शोध करें जिसके साथ आप साक्षात्कार कर रहे हैं। उसके अंतर्गत ये कुछ पॉइंट है, इसके अंतर्गत आपको दिया गया है, उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके मेन पॉइंट को मैं बता दे रहा हूँ। उस संगठन पर शोध करें जिसके साथ आप साक्षात्कार कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया साक्षात्कार की तैयारी करने के चरण पहला। दूसरा, इस बारे में सोचें कि क्या आपके कौशल और योग्यता
योग्यताएं नौकरी की आवश्यकताओं से मेल खाती है या नहीं। आप जिस नौकरी या जिस पेशे के लिए आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं उससे आपकी योग्यता मेल खाती है या नहीं, यह एक बार अच्छे से आप सुनिश्चित कर लें। तीसरा, पूछे गए सबसे विशिष्ट साक्षात्कार प्रश्नों को देखें और अपनी प्रतिक्रियाएं तैयार करें। आप 2-4 पहले प्रैक्टिस कर ले, 2-4 प्रीवियस में यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख ले कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपके अनुभव से संबंधित, आपके शैक्षणिक योग्यता से संबंधित कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसकी तैयारी, उसका अभ्यास आप घर पे अच्छे से पहले कर ले। चौथा पॉइंट, इंटरव्यू के लिए अपने पहनावे की योजना बनाएं। मतलब इंटरव्यू के दिन आप अच्छे से फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल शूज पहनकर जाए। पांचवा, सुनिश्चित करें कि आपने साक्षात्कार के दौरान वह सब कुछ पैक कर लिया है जिसकी आपको आवश्यकता हो सकती है। साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो आपके शैक्षणिक योग्यताएं से संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास हो, आपके फाइल में। जो पॉइंट में मैं टिक लगा रहा हूँ उसी पॉइंट बस को आप यहाँ पे लिख लीजिए, कॉपी में अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके प्रश्न पेपर में पूछे तो इन्हीं पॉइंटों को लिखिएगा और साथ ही अपने जानकारी के लिए इसके नीचे के अंदर का जो जानकारियाँ दी गई है उसको अपने जानकारी के लिए एक बार जरूर पढ़ लीजिए। छठवां, गैर मौखिक संचार के महत्व को याद रखें। गैर मौखिक संचार भी आपको करने आना चाहिए। जो जवाब दे रहे हैं उसी के हाव भाव के अनुसार आपके हाथ, पैर, आँख, सिर बस इस प्रकार प्रतिक्रिया करना चाहिए आपके जवाब के अनुसार। नहीं कि जवाब आप कुछ दे रहे हैं और हाथ पैर आपका इधर उधर हिल डुल रहा है तो इससे अच्छा इंप्रेशन सामने वाले पे नहीं पड़ेगा। तो गैर मौखिक संचार के महत्व को भी आप अच्छे से समझ ले। सातवां, साक्षात्कार को समाप्त करने के लिए प्रश्नों की एक सूची बनाएं। मतलब आपको भी कुछ वहाँ पे आपके कुछ डाउट हो, कुछ समस्याएं हो, उस जॉब से संबंधित कुछ जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उन प्रश्नों को आप तैयार करके जाइए और साक्षात्कार लेने वाले से उन प्रश्नों को वहाँ पे पूछिए। अगला प्रश्न नंबर 32, रिज्यूमे बायोडाटा क्या है, एक प्रभावी रिज्यूमे बनाने के चरणों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक प्रभावी प्रिपेयरिंग एन इफेक्टिव रिज्यूम, एक प्रभावी रिज्यूम निम्न प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, पहला, रिज्यूम या बायोडाटा होता क्या है, यहाँ से लिखिएगा। यहाँ से, एक रिज्यूम या बायोडाटा एक औपचारिक दस्तावेज है जो उम्मीदवार के कार्य अनुभव, शिक्षा और कौशल को सूचीबद्ध करता है। नियोक्ता को यह, यहाँ से फिर लिखिएगा, फिर नियोक्ता को यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त जानकारी देता है कि आवेदक साक्षात्कार के लायक है। इसलिए एक ऐसा रिज्यूमे बनाना बहुत ज़रूरी है जो प्रभावी हो। एक प्रभावी रिज्यूमे बनाने के चरण निम्न प्रकार है। ठीक है, याद रख लिया, रिज्यूमे क्या है, एक औपचारिक दस्तावेज है जो उम्मीदवार के कार्य अनुभव, शिक्षा और कौशल को सूचीबद्ध करता है। यहाँ तक। फिर यहाँ से नियोक्ता को यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त जानकारी देता है कि आवेदक साक्षात्कार के लायक है। इसलिए ठीक है, आपका रिज्यूमे या बायोडाटा देखकर जो नियोक्ता है वो जान जाएगा कि यह व्यक्ति इस हमारे कार्य के लिए योग्य है या नहीं। ठीक, आपको अच्छा रिज्यूमे या बायोडाटा बनाने के लिए निम्न चरणों का पालन करना चाहिए। चरण पहला, पता अनुभव लिखे। ठीक है, पता अनुभव आपके रिज्यूमे के शीर्ष पर होना चाहिए। इसमें आपके नाम, पता, फ़ोन नंबर और ईमेल पता जैसे जानकारी शामिल होने चाहिए। इसे अपने शेष रिज्यूमे से अलग करने के लिए अनुभाग के नीचे एक बोल्ड लाइन डालें। दूसरा चरण जैसे सामने एग्जाम्पल में दिख रहा है इस प्रकार से आपको वहाँ पे अपना पता जानकारियाँ डालना चाहिए। चरण दूसरा,
प्रोफाइल सारांश अनुभाग जोड़े। आपके रिज्यूमे के एक भाग में आपको के समग्र अनुभवों, उपलब्धियों, पुरस्कारों, प्रमाण पत्रों और शक्तियों की सूची होनी चाहिए। आप अपना सारांश 2-3 बुलेटिन पॉइंट जितना छोटा, 8 से 10 बुलेटिन पॉइंट जितना लंबा बना सकते हैं। उदाहरण देखिए नीचे। इस प्रकार आप अपना प्रोफाइल सारांश समरी बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार। चरण तीसरा, अपनी शैक्षणिक योग्यता शामिल करें। ठीक है, आप इन पॉइंटों बस को लिखिएगा। ये नीचे के जो पैराग्राफ में लिखा गया है वो आपके जानकारी के लिए हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी शैक्षणिक योग्यता को बताता है। चरण चौथा, जो चरण में जो मेन पॉइंट लिखा है उन्हीं बस को आप लिखकर याद करें। चरण चौथा, अपने तकनीकी कौशल को सूची बनाएं। आपको किस प्रकार बनाए है उसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। इसका उदाहरण यह है। सिर्फ आपको लिखना इतना बस है, लिखकर इसको याद करना है। चरण पांचवा, अपना शैक्षणिक परियोजना अनुभव सम्मिलित करें। जो आपको जो भी अनुभव है उसको सभी को यहाँ पे वर्णन करें। इस प्रकार उसका उदाहरण है। इस उदाहरण के अनुसार अपनी शैक्षणिक अनुभव को वहाँ पे सूचीबद्ध करें। छठवां चरण, अपनी ताकत सूचीबद्ध करें। मतलब अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पॉजिटिविटी यहाँ पे बताएं। इस प्रकार यह वह भाग है जहां आप अपनी सभी प्रमुख शक्तियों को सूचीबद्ध करते हैं। यह खंड एक बुलेटेड सूची के रूप में होना चाहिए। इस प्रकार चरण सातवां, अपनी पाठ्येतर गतिविधियों की सूची बनाएं। यह दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके विविध हित और आपका जीवन शिक्षाविद से अधिक है। इस प्रकार अपना सातवां पॉइंट इस प्रकार वहाँ पे शामिल करें। आठवां, अपना व्यक्तिगत विवरण लिखे। किस प्रकार लिखे? आपके रिज्यूमे के अंतिम भाग में निम्नलिखित व्यक्तिगत जानकारी शामिल होनी चाहिए। जन्म तिथि, लिंग और वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, ज्ञात भाषाएं। कौन सी भाषा जानते हैं वो इस प्रकार से आपको वहाँ पे मेंशन करना है। इस प्रकार से वहाँ पे आपको अपने बायोडाटा या रिज्यूमे में आपको इस प्रकार अपने व्यक्तिगत विवरण जानकारियाँ देना है, जैसे सामने यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 33, उद्यमी को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उद्यमी, उसकी परिभाषा इस प्रकार है। जो कोई भी व्यक्ति व्यवसाय शुरू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, चाहे जो भी जोखिम हो, वह एक उद्यमी कहलाता है। जो भी व्यक्ति व्यवसाय शुरू करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है, चाहे जो भी जोखिम हो उसको उसके व्यवसाय में या उसके बिजनेस में, वह एक उद्यमी कहलाता है। उद्यमी अपना स्टार्टअप चलाते हैं, वित्तीय जोखिम की जिम्मेदारियां लेते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए रचनात्मक, नवाचार और आत्म प्रेरण के लिए विचार भंडार का उपयोग करते हैं। वे बड़े सपने देखते हैं और अपने विचार को व्यवहार या पेशकश में बदलने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है उसे करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एक उद्यमी का उद्देश्य एक उद्यम बनाना है, एक उद्योग बनाना है। उस उद्यम को बनाने की प्रक्रिया को उद्यमिता के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, उद्यमी का परिभाषा आपको यहाँ तक लिखना है। अगर 2 नंबर पूछा है, अगर 2 से 4 के बीच का प्रश्न नंबरों में पूछा गया है तो इस पूरे यहाँ तक आपको वहाँ पे लिखना होगा। उद्यमी के महत्व, निम्न कारणों से उद्यमिता बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, इसके परिणाम स्वरूप नए संगठनों का निर्माण होता है।
इसी प्रश्न में उसके महत्व को वर्णन कीजिए बोला है, तो इसका उत्तर ये होगा। पहला, इसके परिणाम स्वरूप नए संगठनों का निर्माण होता है। दूसरा, यह रचनात्मकता को बाजार में लाता है। तीसरा, इसमें जीवन स्तर में सुधार होता है। चौथा, यह किसी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद करता है। एंटरप्रेन्योर जो नए उद्यमी लोग होते हैं उनके महत्व इस प्रकार है। प्रश्न 34, सफल उद्यमियों के विशेषताएं बताएं। सफल उद्यमियों की विशेषताएं क्या है, चलिए देखते हैं। सफल उद्यमियों में कुछ विशेषताएं समान होती है। वे सभी हैं, पहला, अपने काम के प्रति बेहद भावुक होते हैं। दूसरा, वह खुद पर भरोसा रखते हैं। तीसरा, अनुशासन और समर्पित होते हैं। प्रेरित होते हैं और प्रेरित करते हैं। अत्यधिक रचनात्मक होते हैं। दूरदर्शी होते हैं। खुले विचारों वाला होते हैं और निर्णायक होते हैं वो सभी उद्यमी। ये हो गया है उद्यमियों की विशेषताएं। अगला प्रश्न नंबर 35, कोई 4 सफल उद्यमियों के नाम बताइए। चलिए देखते हैं 4 सफल उद्यमियों के नाम। कुछ प्रसिद्ध उद्यमी इस प्रकार है। 4 सफल उद्यमियों के नाम, बिजनेसमैनों के नाम इस प्रकार है। पहला, बिल गेट्स। बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। दूसरा, स्टीव जॉब्स कौन थे? एप्पल के सह संस्थापक थे स्टीव जॉब्स। चौथा, मार्क जकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक सभी जानते हैं। पियरे ओडिम डायर ईबे के संस्थापक है। यह 4 सफल उद्यमी है। इन चारों के नाम आप अच्छे से याद रखिए, यह आपको 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 36, प्रभावी ढंग से सुनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसका उत्तर, प्रभावी ढंग से सुनने के लिए आपको चाहिए। उत्तर, प्रभावी ढंग से सुनने के लिए आपको चाहिए पहला, बातचीत बंद करें। दूसरा, बाधित करना बंद करें। जो कहा जा रहा है उस पर पूरा ध्यान दें। सिर हिलाए और उत्साहजनक शब्दों और इशारों का प्रयोग करें। दिमाग खुला रखना। वक्ता के दृष्टिकोण के बारे में सोचें। बहुत बहुत धैर्यवान बने। इस्तेमाल किए जा रहे स्वर पर ध्यान दें। वक्ता के हाव भाव, चेहरे के भाव और आँखों की गति पर ध्यान दें। कोशिश मत करो और व्यक्ति को जल्दी करो। वक्ता के तौर तरीकों या आदतों को आपको परेशान या विचलित न करने दे। प्रश्न 38, एक प्रभावी वक्ता इफेक्टिव स्पीकिंग के महत्व को समझाइए। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इफेक्टिव। ठीक है, प्रभावी स्पीकिंग के महत्व निम्न प्रकार है। कोई संदेश कितनी सफलतापूर्वक पहुंचाया जाता है, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कितने प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम हैं। एक प्रभावी वक्ता वह है जो उचित रूप से बोलता है, शब्दों का सही उच्चारण करता है, सही शब्दों का चयन करता है और ऐसे गति से बोलता है जो आसानी से समझ में आता है। आपके अलावा जोर से बोले जाने वाले शब्दों को इस्तेमाल किए गए हाव भाव, स्वर और शरीर की भाषा से मेल रखना चाहिए। आप जो कहते हैं और जिस स्वर में आप इसे कहते हैं उसके परिणाम स्वरूप कई धारणाएं बनती है। एक व्यक्ति जो झिझक से बोलता है उसे कम आत्मसम्मान या चर्चा किए गए विषय के ज्ञान की कमी के रूप में जाना जा सकता है। शांत आवाज़ वाले लोगों को शर्मिला करार दिया जा सकता है। जो लोग उच्च स्वर की स्पष्टता के साथ कमांडिंग टोन में बोलते हैं उन्हें आमतौर पर बेहद आत्मविश्वासी माना जाता है।
यह बोलने को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संचार कौशल बनाता है। प्रश्न नंबर 39, प्रभावी ढंग से बोलने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, प्रभावी ढंग से बोलने के लिए आपको चाहिए। उत्तर पहला, अपने भाषण में शरीर की भाषा को शामिल करें, जैसे आँख से संपर्क करना, मुस्कुराना, सिर हिलाना, इशारे करना आदि। दूसरा, वास्तव में अपना भाषण देने से पहले अपने भाषण का एक मसौदा तैयार करें, रूपरेखा तैयार करें। सुनिश्चित करें कि आपकी भाषा सभी भावनाएं नियंत्रण में हो। तीसरा, सही पिच और तीव्रता के साथ अपने शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करें। आपका भाषण हर समय एकदम स्पष्ट होना चाहिए। बोलते समय सुखद और प्राकृतिक स्वर का प्रयोग करें। अगला, अपने संदेश को घर तक पहुंचाने के लिए सटीक और विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करें। अस्पष्टता से हर कीमत पर बचना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके भाषण में तार्किक प्रवाह है। संक्षिप्त करें, कोई भी अनावश्यक जानकारी न जोड़ें। चिड़चिड़े व्यवहार जैसे कि फिजूल खर्ची, मरोड़ना आदि से बचने के लिए सचेत प्रयास करें। अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें और सरल शब्दों का प्रयोग करें, जिन्हें समझने में अधिकांश दर्शकों को कोई कठिनाई न हो। स्लाइड या व्हाइट बोर्ड जैसी दृश्य सामग्री का उपयोग करें। धीरे बोले ताकि आपके दर्शक आसानी से समझ सके कि आप क्या कह रहे हैं। हालांकि सावधान रहे कि बहुत धीरे धीरे ना बोले, क्योंकि यह कठोर, बिना तैयारी या कृपालु के रूप में सामने आ सकता है। सही समय पर रुकना याद रखें। प्रश्न नंबर 40, किसी समस्या का हल हम किस प्रकार कर सकते हैं? इसका उत्तर है, किसी समस्या को हल करने के लिए तर्कसंगत सोच स्तर की आवश्यकता होती है। किसी समस्या का सामना करने पर पालन करने के लिए यहाँ कुछ तार्किक चरण दिए गए हैं। पहला, समस्या की पहचान करें। समस्या को हल करने के लिए समस्या की पहचान करें। दूसरा, समस्या का विस्तार से अध्ययन करें। तीसरा, सभी संभावित समाधानों की सूची बनाएं। चौथा चरण, सबसे अच्छा समाधान चुनें। पांचवा चरण, चुने हुए समाधान को लागू करें। छठवां चरण, जांचें कि समस्या वास्तव में हल हो गई है या नहीं। प्रश्न 41, समस्या समाधान के लिए महत्वपूर्ण लक्षण कौन कौन से हैं? इसके उत्तर है, अत्यधिक विकसित समस्या समाधान कौशल व्यवसाय के मालिकों और उनके कर्मचारियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने में निम्नलिखित व्यक्तिगत लक्षण एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, किसी समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लक्षण निम्न है। पहला, खुले विचार वाला होना चाहिए। दूसरा, सही सवाल पूछना चाहिए। तीसरा, सक्रिय रहना चाहिए। चौथा, घबराए नहीं। पांचवा, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। छठवा, सही समस्या पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 42, बातचीत क्या है? इसका उत्तर है, बातचीत एक ऐसा तरीका है, एक मिनट, बातचीत एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल मतभेदों को सुलझाने के लिए किया जाता है।
बातचीत का उद्देश्य विवादों से बचते हुए समझौते या समझौते के माध्यम से मतभेदों को सुलझाना है। बातचीत के बिना संघर्ष, लोगों के बीच आक्रोश पैदा करने की संभावना है। अच्छी बातचीत कौशल दोनों पक्षों को संतुष्ट करने में मदद करती है और मजबूत संबंधों को विकसित करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करती है। किसी भी समस्या को बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है, यह बातचीत का कार्य है। अगला प्रश्न नंबर 43, स्वॉट को विस्तार से समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखिए। स्वॉट क्या है, इसको विस्तार से समझाइए। यह प्रश्न आपको जरूर पूछा जा सकता है आपके प्रश्न पेपर में। ठीक है, ये प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इस वीडियो में इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो से लगभग आपको आपके प्रश्न पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने मिल सकता है। तो यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर। स्वॉट को विस्तार से समझाइए। इसका उत्तर होगा स्वॉट विश्लेषण। एक स्वॉट विश्लेषण बनाकर अपने व्यवसाय के भीतर अवसरों की पहचान करने की एक शानदार तरीका है। याद रखें, स्वॉट का पूरा नाम, स्वॉट में से एस का अर्थ है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का अर्थ है वीकनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ को बोलते हैं ताकत, डब्ल्यू का अर्थ है वीकनेस, वीकनेस को हिंदी अर्थ होता है कमजोरी, या ओ से हो गया अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को हिंदी में बोलते हैं अवसर, टी का हो गया थ्रेट, थ्रेट को बोलते हैं खतरे। ठीक है, आपके जो कार्य में क्या क्या खतरे हैं वो। स्वॉट विश्लेषण का ढांचा इस प्रकार है, जो सामने नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है उस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद रखिए। स्वॉट का अर्थ सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। चलिए हर एक पॉइंट को देखते हैं। एस का अर्थ है स्ट्रेंथ, मतलब आपके जॉब, आपके कार्य योजना में व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, यह चीज़ों को आपको पहचानना चाहिए। इस टेबल को अच्छे से कॉपी पे बना लीजिए, इस आकृति को, जैसा ये अपने बुक में देख लीजिएगा या सामने स्क्रीन में आपको ऐसा दिख रहा है सामने, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सामने देखिए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ये हो गया ताकत। आप पहचानिए व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ क्या है, अपनी की ताकत क्या है, क्या आप अच्छे से कर सकते हैं, अपने योग्यता को अच्छे से पहचानिए। व्हाट यूनिक कैपेबिलिटी डू यू पॉसेस, आपके अंदर वह कौन सी यूनिक है आइडियाज़ है, आपके अंदर वो क्या ताकत है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग कुछ योग्यताएं, क्षमताएं होती है। ठीक है, जैसे कोई अच्छा सिंगर होता है, कोई अच्छा राइटर होता है, कोई अच्छा गणितज्ञ होता है, कोई अच्छा दौड़ने वाला होता है, खेलकूद में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, सभी के अंदर कुछ न कुछ योग्यताएं होती है। उन योग्यताओं में से अपनी योग्यता को पहचानिए। अगला, व्हाट डू यू डू बेटर देन अदर, आप दूसरों की तुलना में क्या अच्छा कर सकते हैं। व्हाट डू अदर सर्विस अस योर स्ट्रेंथ, ठीक है, अपने स्ट्रेंथ के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार क्या और अच्छा कर सकते हैं। वीकनेस, कमजोरियाँ, आपकी कमजोरियाँ क्या है यह भी पहचानिए और उन कमजोरियों को दूर करिए। व्हाट आर योर वीकनेस, अपने वीकनेस क्या है यह पहचानिए। व्हाट डू योर कॉम्पिटिटर डू बेटर देन यू, ठीक है, आपके प्रतिद्वंदी जो लोग हैं, आपके विरोधी लोग हैं, वो आपसे किन बातों में आपसे आगे है, यह चीज़ों को जानकर आप उनसे आगे निकलने का प्रयास कीजिए और अपने कमजोरियों को दूर कीजिए। अपॉर्चुनिटी, क्या अवसर है, क्या अवसर प्राप्त हो सकता है, ठीक है, उसको अपने कमजोरियों को दूर करके और अपने स्ट्रेंथ के अनुसार, अपने ताकत के अनुसार उन अपॉर्चुनिटियों को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। व्हाट ट्रेंड में पॉजिटिवली इम्पैक्ट यू, कौन सा ट्रेंड जो है आपको प्रभावित कर सकता है। व्हाट अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल टू यू, ठीक है, आपके आसपास आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी, क्या अवसर बढ़ रहा है, यह चीज़ों को भी आप जानें। थ्रेट, समस्याएं क्या है। डू यू हैव सॉलिड फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल या पैसे वैसे या वित्तीय समस्याएं तो नहीं है, या कोई आपको पैसे से संबंधित किसी प्रकार की मदद चाहिए, यह मदद कौन कर सकता है, यह भी आप पहचाने। व्हाट ट्रेंड्स में निगेटिवली इम्पैक्ट, कौन सा ट्रेंड है जो आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, यह भी आप अच्छे से पहचानिए।
स्वॉट है वो हो गया, स्वॉट का फुल फॉर्म और हर एक शब्द का कार्य क्या है। इस प्रकार से विश्लेषण करके आप इसका अच्छे से उत्तर तैयार कर लीजिए। व्यावसायिक अवसरों की तलाश में निम्नलिखित विचार करें। स्वॉट ढांचे का उपयोग करके अपने और अपने प्रतिस्पर्धियों को देखकर आप उन अवसरों को उजागर कर सकते हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। साथ ही उन खतरों को प्रबंधित और समाप्त कर सकते हैं जो आपकी सफलता को पटरी से उतार सकते हैं। दूसरा, अपनी यूएसपी स्थापित करना। अपनी यूएसपी को इस तरह से स्थापित करें कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों को अलग स्थिति में हो। अपने उत्पाद के बारे में विशिष्टता की पहचान करें जो ग्राहकों को आपसे खरीदने के लिए प्रेरित करेगा और फिर उस कारण को बढ़ावा देगा। अवसर विश्लेषण। अवसर विश्लेषण करें। एक बार जब आप एक अवसर की पहचान कर लेते हैं तो आपको इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। किसी अवसर का विश्लेषण करने के लिए आपको यह करना होगा। विचार पर ध्यान दें, विचार के बाजार पर ध्यान दें। उद्योग जगत के नेताओं से उसी स्थान पर बात करें जहां विचार है। ठीक है, आपको सिर्फ स्वॉट के अंतर्गत इस टेबल और स्वॉट के पूरा फुल फॉर्म को अच्छे से याद करें। इस टेबल को बना ली। इस प्रकार से अगर पेपर में पूछा जा रहा है तो इन पॉइंटों को आप वहाँ पे जरूर लिखें। अगला प्रश्न, प्रश्न 44, मेक इन इंडिया क्या है, समझाइए। इसका उत्तर चलिए देखते हैं। मेक इन इंडिया भारत सरकार मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा 15 सितंबर 2014 को देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया था। अर्थव्यवस्था के विस्तार और रफ्तार बढ़ाने, औद्योगिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करने के लिए भारत का निर्यात, उसके आयात, ठीक है, औद्योगिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और रोजगार सृजन करने के लिए मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को बनाया गया था। ठीक है, मेक इन इंडिया क्या है, भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार बढ़ाने, औद्योगिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया अभियान भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को चालू किया गया था। प्रश्न 45वां, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, समझाइए। इसका उत्तर है, मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य युवा इच्छुक उद्यमियों की इन सभी ज़रूरतों को पूरा करना है। इसका उद्देश्य है निवेश को आसान बनाना, नए विचारों का समर्थन करना, कौशल विकास में वृद्धि करना, उद्यमियों के विचारों की रक्षा करना और माल के निर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण करना मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। प्रश्न 46, बाजार अनुसंधान क्या है। इसका उत्तर है, बाजार अनुसंधान उस बाजार में बेचे जा रहे उत्पाद या सेवा पर बाजार की जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने की प्रक्रिया है। इसमें जानकारियाँ भी शामिल है, जैसे अतीत, वर्तमान और भावी ग्राहक कौन है, यह बाजार अनुसंधान के अंतर्गत आता है। ग्राहक विशेषताएं और खर्च करने की आदतें क्या है ग्राहकों की, यह भी जानना बाजार अनुसंधान के अंतर्गत आता है। लक्षित बाजार का स्थान और ज़रूरतें, समग्र उद्योग, प्रासंगिक प्रतियोगिता के बाजार अनुसंधान में 2 प्रकार के डेटा शामिल है। इन पॉइंटों को याद रखिए, ये सभी बाजार अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 47, मार्केटिंग के 4P को समझाइए। मार्केटिंग के 4P क्या है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। द 4Ps ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के 4P निम्न प्रकार है। मार्केटिंग के 4Ps, तो 4Ps में पहला है उत्पाद।
उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, उत्पाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 4P, पी से चालू होने वाले शब्द उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। दूसरा है मूल्य, मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पी से प्राइस। तीसरा है प्रचार, प्रचार या कहें पी से शब्द होता है प्रमोशन। चौथा है स्थान, स्थान का पी से शब्द होता है प्लेस। तो 4P हो गया, 4P का 4P हो गया प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। हिंदी में याद रखिए 4P का उत्पाद, मूल्य, प्रचार और स्थान। आइए इन 4Ps में से प्रत्येक की विस्तार से देखिए। पहला है उत्पाद, उत्पाद को इंग्लिश शब्द याद रखिएगा प्रोडक्ट। पहला शब्द है उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक, एक उत्पाद मूर्त हो सकता है, जैसे एक अच्छा या अमूर्त, एक सेवा की तरह। आपका उत्पाद जो भी हो, मार्केटिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप जो पेशकश कर रहे हैं उसकी स्पष्ट समझ हो और इसकी अनूठी विशेषताएं हो। ठीक है, क्या आप उत्पाद कर रहे हैं और उसकी विशेषताएं क्या है, यह आपको अच्छी से जानकारी उसका होना चाहिए। पहला पी हो गया, जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ उसी को बस याद रखिए। दूसरा है कीमत, कीमत मतलब प्राइस। ठीक, इसका पी से चालू होने वाला शब्द है प्राइस, कीमत। एक बार उत्पाद, इसका उत्तर लिखिए, एक बार उत्पाद के सभी तत्व स्थापित हो जाने के बाद मूल्य कारक पर विचार किया जाना चाहिए। किसी उत्पाद की कीमत लाभ, मार्जिन, आपूर्ति, मांग और विपणन रणनीति जैसे कई कारकों पर भी निर्भर करेगी। ये हो गया दूसरा। यहाँ पे पदोन्नति दिया है प्रमोशन, प्रमोशन नहीं है, ये प्रचार है। ठीक है, एक बार जब आप अपने उत्पाद और अपनी कीमत के बारे में निश्चित हो जाते हैं तो अगला कदम इसे बढ़ावा देने के तरीकों को देखना चाहिए। बढ़ावा तभी दे सकते हैं जब आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से आप उसका प्रचार करेंगे। प्रचार के कुछ प्रमुख तत्व विज्ञापन, जनसंपर्क, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग और बहुत कुछ है। देखे होंगे आप सोशल मीडिया में किस प्रकार विज्ञापन आता है, कोई टीवी देखते रहते हो तो कैसे विज्ञापन आता है। सभी बड़े बड़े उद्योग जो कंपनियां हैं अपने उत्पादों के एडवर्टाइजमेंट के विज्ञापनों के माध्यम से वो सभी अपने उत्पादों का प्रचार करते हैं। सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में आप देखे होंगे बड़े बड़े कंपनियों का विज्ञापन दिखते रहता है। ठीक है, इसको क्लिक कीजिए, इतना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा करके ये सब प्रचार करने के तरीके हैं अपने उत्पादों का। चौथा है स्थान। ठीक है, प्रमोशन, वहाँ पे प्रमोशन को लिख लीजिएगा, वहाँ पे प्रचार। स्थान का हो जाएगा इंग्लिश शब्द प्लेस। ठीक, अधिकांश मार्केटर के अनुसार मार्केटिंग का आधार सही उत्पाद सही कीमत पर सही जगह पर सही समय पर पेश करना है। इस कारण से प्रभावित ग्राहकों को वास्तविक ग्राहकों में बदलने के लिए सर्वोत्तम संभावित स्थान का चयन करना महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, अपने उत्पादों को जो उद्योगपति है या जो सामान बेचने वाला जो व्यक्ति है अपने उत्पाद का सही जगह पे ही सही स्थान सेलेक्ट करके ही चुनकर ही वह उस उत्पाद को बेचेगा, तभी उसके सामान या उसके उत्पाद अच्छे से उसकी बिक्री होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। CRM क्या है? CRM के आवश्यकता और लाभ को बताइए।
चलिए देखते हैं इसका उत्तर। सीआरएम क्या है? याद रखिए, सीआरएम ग्राहक संबंध प्रबंधन है। इसका पूरा नाम होता है सी का कस्टमर, आर का रिलेशन, एम का मैनेजमेंट। हिंदी में भी इसका नाम याद रखिए, ग्राहक संबंध प्रबंधन जो करता है व्यक्ति उसको बोलते हैं सीआरएम। ठीक है, मूल रूप से व्यक्तिगत ग्राहक संबंध प्रबंधन का अर्थ ग्राहकों के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन करना है। यहाँ तक बस इसके उत्तर लिखिएगा 2 नंबर का पूछे तो। ठीक है, अब अगला प्रश्न पूछा है उसी में सीआरएम की आवश्यकता। सीआरएम की आवश्यकता एक, यहाँ से लिखिएगा, एक कंपनी जितना बेहतर अपने ग्राहकों के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन कर सकती है, कंपनी की सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होती है। किसी भी उद्यमी के लिए मौजूदा ग्राहकों की सफलतापूर्वक पहचान करने और उद्यम का विस्तार करने की क्षमता सर्वोपरि है। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा, ये हो गया इसकी आवश्यकता। और सीआरएम के लाभ पूछा गया है, उसका सीआरएम के लाभ निम्न प्रकार है। सीआरएम के कई महत्वपूर्ण लाभ है। पहला, यह मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिसके कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, बढ़ी हुई बिक्री। दूसरा, ग्राहक की ज़रूरतों की पहचान। तीसरा, उत्पादों की क्रॉस सेलिंग। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप किसी उत्पादों या सेवाओं का बेहतर विपणन होना। इसके परिणाम स्वरूप किसी उत्पादों या सेवाओं का बेहतर विपणन होना। अगला है यह ग्राहकों की संतुष्टि और प्राधिकरण को बढ़ाता है। यह हो गया सीआरएम। प्रश्न नंबर 49, नेटवर्किंग क्या है, इसकी आवश्यकता और लाभ को समझाइए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ठीक है, नेटवर्किंग इसका अर्थ है व्यवसाय में। नेटवर्किंग का अर्थ है नए व्यवसाय की नियमित आपूर्ति लाने के लिए अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत कनेक्शन का लाभ उठाना। यह मार्केटिंग विधि प्रभावी होने के साथ साथ कम लागत वाली भी है। यह व्यक्ति के अवसरों और संपर्कों को विकसित करने का एक शानदार तरीका है। ठीक है, याद रखिएगा, यह बिक्री के अवसरों और संपर्कों को विकसित करने का एक शानदार तरीका है। नेटवर्किंग रेफरल और परिचय पर आधारित हो सकती है या फोन, ईमेल और सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्किंग वेबसाइटों के माध्यम से हो सकती है। इसे पूछा है नेटवर्किंग की आवश्यकता। याद रखें, नेटवर्किंग व्यवसायियों के लिए एक आवश्यक व्यक्तिगत कौशल है, लेकिन यह उद्यमियों के लिए और भी महत्वपूर्ण है। नेटवर्किंग की प्रक्रिया की जड़ें संबंध निर्माण में है। नेटवर्किंग के परिणाम स्वरूप अधिक संचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में एक मजबूत परिस्थिति होती है। यह अन्य उद्यमियों के साथ बहुत संबंध बनाने में मदद करता है। नेटवर्किंग की आवश्यकता यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, नेटवर्किंग के लाभ। नेटवर्किंग के निम्न लाभ है। पहला, नेटवर्किंग उद्यमियों के लिए कई लाभ प्रदान करती है। कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार है। उच्च गुणवत्ता वाली लीड प्राप्त करना। दूसरा, व्यापार के अवसरों में वृद्धि। तीसरा, प्रासंगिक कनेक्शन का अच्छा स्रोत। चौथा, समान विचारधारा वाले उद्यमियों की सलाह। पांचवा, दृश्यता प्राप्त करना और अपनी प्रोफाइल को ऊपर उठाना। यह नेटवर्किंग के लाभ है। साथ में और कुछ पॉइंट, दृश्यता प्राप्त करना और अच्छी प्रोफाइल को ऊपर उठाना, सकारात्मक और उत्साही लोगों से मिलना, आत्मविश्वास में वृद्धि करना, दूसरों की मदद करने से संतुष्टि, मजबूत स्थायी दोस्ती बनाना। यह नेटवर्किंग के निम्न लाभ है। लास्ट प्रश्न नंबर 50, लक्ष्य निर्धारित करना क्यों जरूरी है, समझाइए। ठीक है, हम सभी का कुछ लक्ष्य होता है और उसको निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। इसके उत्तर हम किस प्रकार लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको दीर्घकालिक दृष्टि और अल्पकालिक प्रेरणा देता है। लक्ष्य शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। अल्पकालिक लक्ष्य, ठीक है, अल्पकालिक लक्ष्य मतलब शॉर्ट टर्म लक्ष्य, ये निकट क्या होते हैं, ये निकट भविष्य के लिए विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। उदाहरण, ठीक है, शॉर्ट टर्म लक्ष्य या अल्पकालिक लक्ष्य, इसके उदाहरण है एक मशीन की मरम्मत जो विफल हो गई है।
ठीक है, हम देखते हैं कोई छोटी सी सामान हमारे घर में कुछ खराब हो गया तो उसको हम ही सुधारने का प्रयास करते हैं। ये अल्पकालिक लक्ष्य या शॉर्ट टर्म लक्ष्य है। ठीक है, उसको निर्धारित करके हम उसको ठीक कर लेते हैं और उससे हमारे 2-4 रुपये बच जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ठीक है, ये हो गया आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।